Hello and welcome everyone. My name is Deepika Sharma and today we are going to discuss a very important and very interesting topic which is fundamental rights. Now, what are fundamental rights? To understand that, I need to understand what is fundamental. So, the word fundamental comes from the word fundament. फंडामेंट हम बोलते हैं किसी भी चीज के बेस को, उसकी नींव को। जैसे कोई घर है, घर बनाने से पहले मैं जमीन को 6 फुट 9 फुट खोदती हूँ, एक बेस बिछाती हूँ घर के लिए जिस पर मेरी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर ये बेस मेरा मजबूत हुआ तो मेरी बिल्डिंग हर चीज सह जाएगी, चाहे वो नॉर्मल वियर एंड टियर हो या कोई नेचुरल डिजास्टर ही क्यों ना हो। बट अगर ये बेस कमजोर हुआ तो मेरी बिल्डिंग तो खड़े खड़ी कुछ सालों में ढह जाएगी। तो ये बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। सो फंडामेंटल राइट्स आर माय बेसिक राइट्स, जो कि मेरे सभी राइट्स, मेरी सभी ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, हर चीज का बेस फॉर्म कर रहे हैं। अगर मेरे पास मेरे ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है तो मेरे बाकी सभी राइट्स का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक लीगल राइट है कि मेरे जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरे बाप दादाओं की जो जमीन है, उसमें एक शेयर मेरा भी है। अब ये मेरा लीगल राइट है। और एक मेरा बहुत ही बेसिक राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है, मेरा सबसे बेसिक राइट है। अब मान लीजिए जमीन हथियाने के लिए मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे गोली मार दी, मेरी जान ले ली, मेरा सबसे बेसिक राइट, मेरा राइट टू लाइफ मुझसे ले लिया। अब अगर मेरे पास ये बेसिक राइट ही नहीं है तो मैं बाप दादाओं की जमीन में अपने हिस्से का क्या करूंगी? मैं अपने लीगल राइट को कैसे एंजॉय करूंगी जब मेरे पास मेरा बेसिक राइट ही नहीं है? सिमिलरली मेरा लीगल राइट है कि मैंने अगर कहीं पर काम करा है और मेरी ही सेम एक्सपीरियंस, सेम क्वालिफिकेशन पर, सेम जो है डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई मेल कोलीग है मेरा, तो जो पे उसको मिल रहा है वैसा ही पे मुझे मिले। जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन मुझे कम पे ना मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेरा लीगल राइट है। बट मेरा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 के अंदर, राइट टू इक्वालिटी। साथ ही साथ मेरा आर्टिकल 15 के अंदर राइट है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि अगेन इक्वालिटी की बात कर रहा है। अगर मेरा ये बेसिक राइट ही मुझे नहीं दिया गया, मुझे जॉब पर हायर ही नहीं किया, ये बोल के कि अरे आप तो लड़की हो, आपको हम हायर नहीं करेंगे, मेरा बेसिक राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ही मुझे नहीं दिया, तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अब मैं क्या करूंगी? तो मेरे जो बेसिक राइट्स है, मेरे फंडामेंटल राइट्स, अगर मेरे पास ये राइट्स नहीं हुए तो मेरे बाकी किसी भी राइट, किसी भी प्रिविलेज, किसी भी लिबर्टी, किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। नाउ फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार। ऐसे राइट्स जो मेरे पास है सिंपली फ्रॉम बीइंग बोर्न अ ह्यूमन बीइंग्स। मैं इंसान पैदा हो गई सिर्फ इस रीजन से ऑटोमेटिकली कुछ राइट्स मुझे मिल जाते हैं। दीज राइट्स आर माय ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट मेंशन्ड है एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट यूडीएचआर के अंदर। नाउ यूडीएचआर स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Universal Declaration of Human Rights. Now, I said that this is a universal declaration, as in ये right universally applicable है। ये राइट हर किसी का है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो इंडिया में पैदा हुआ है, अमेरिका में हुआ है, कोरिया में हुआ है, रशिया में हुआ है। जस्ट बिकॉज आप इंसान हो तो ऑटोमेटिकली ये राइट्स आपको मिल जाते हैं। तो दीज राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। Similarly, I said universal declaration of human rights. Now, why declaration of human rights? भाई मैंने कहा कि आप इंसान पैदा हो गए तो ऑटोमेटिकली ये राइट्स आपको मिल गए। तो जब ये राइट्स ऑटोमेटिकली आपको मिल रहे हैं, कोई आपको दे नहीं रहा, इट्स नॉट लाइक अ पेन और अ पेपर कि मैंने आपको पकड़ा दिया कि लो आज से ये तुम्हारा। ये राइट्स आपके अंदर से आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं कि दीज राइट्स आर इनहेरेंट इन नेचर। ये राइट्स इनहेरेंट है, मेरे अंदर से आ रहे हैं। तो भाई कोई मुझे दे कैसे सकता है ये राइट्स? आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो कि देखो ये और ये तुम्हारे ह्यूमन राइट्स हैं। So because these rights are inherent in nature, I can only declare them to be human rights. That is why it is Universal Declaration of Human Rights. Now, something which is not given to me, जो मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्या मुझसे कोई छीन सकता है? मुझे अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो क्या मेरे हाथ से पैसे वो निकाल सकता है? मुझे अगर किसी ने ये शर्ट नहीं दी तो क्या मुझसे जबरदस्ती को ये शर्ट छीन सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
तो जो राइट्स मेरे अंदर से आ रहे हैं, मुझे कोई दे नहीं रहा है, वो राइट्स मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता। दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल इन नेचर। एलियनेट वर्ड आप लोग प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो। एलियनेट मींस प्रॉपर्टी को खुद से अलग करना। तो मैंने प्रॉपर्टी ली, उसको गिफ्ट कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया, मैंने प्रॉपर्टी को बेच दिया, यहां पर मैंने खुद से प्रॉपर्टी को अलग किया है, तो मैंने प्रॉपर्टी को एलियनेट करा है। दैट इज वाई दीज राइट्स आर इनएलियनेबल। आप चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकते इन राइट्स को। तो ये है मेरे फंडामेंटल राइट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, दे आर यूनिवर्सल इन द सेंस कि सभी इंडियन सिटीजन को मिले हैं। जस्ट बिकॉज आप इंडिया में पैदा हो गए तो ऑटोमेटिकली ये राइट्स आपको मिल जाते हैं। कुछ राइट्स बाय द वे नॉन इंडियन सिटीजन के लिए भी हैं। दीज राइट्स आर इनहेरेंट, कोई मुझे दे नहीं रहा है, मेरे अंदर से ये राइट्स आ रहे हैं। एंड दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल, कि मुझसे कोई इन राइट्स को छीन नहीं सकता, और मैं अपनी मर्जी से भी इन राइट्स को खुद से अलग नहीं कर सकती। तो जैसे आपका ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट गिवन है यूडीएचआर में, सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट गिवन है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब जो मेरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वेरियस पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट 1 बात कर रहा है यूनियन और उसकी टेरिटरीज क्या है। मुझे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, किसी दो स्टेट्स को जोड़ के एक बनाना है, एक को तोड़ के 3 स्टेट बनाना है, ये सारे काम मैं कर सकती हूँ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही अब यूनियन है, उसकी टेरिटरीज है, तो उसमें लोग भी रहेंगे। तो पार्ट 2 बात कर रहा है सिटीजनशिप की। कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है, कैसे आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, और कैसे ये सिटीजनशिप आपसे ली जा सकती है, और कौन सिटीजनशिप के रूल्स बनाएगा, ये सब गिवन है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई यूनियन है, उसकी टेरिटरीज हैं, तो उसमें लोग भी रह रहे हैं। लोग रह रहे हैं तो लोगों के कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पैन करता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 12, which is again a very important and a very basic article of the constitution, जो आप सभी को पता होना ही चाहिए। Now what does article 12 says? article 12 डिफाइन कर रहा है स्टेट को, कि स्टेट क्या है। स्टेट, भाई मुझे पता है स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट्स ही तो हैं। हम जब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम इन स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट वर्ड का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब है। जैसे डोमेस्टिक लॉ में जब मैं बात कर रही हूँ, तो यही पंजाब, हरियाणा, ये सारी मेरी स्टेट्स हैं। वेयर एज इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीज को स्टेट बोलते हैं। सिमिलरली जब मैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में किसी को भी स्टेट कह रही हूं, तो मैं कह रही हूं कि आप वो अथॉरिटी हो जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि वो मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इंश्योर करे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझे मिले। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट कभी कभी वो अथॉरिटी भी बन जाती है जो मेरे राइट्स को वॉयलेट कर रही है। तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट आखिर है कौन। तो देखते हैं कि आर्टिकल 12 ने किस किस को डिक्लेयर करा है कि वो स्टेट है। सबसे पहले तो मैंने कहा कि देखो, जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन लेवल पे मेरी गवर्नमेंट है, वो स्टेट है। मेक सेंस। भाई यूनियन लेवल की गवर्नमेंट को तो बोला ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करो। आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक की सेवा करने के लिए हो, तो आप इंश्योर करोगे कि पब्लिक के साथ गलत ना हो। और पब्लिक के साथ गलत ना हो, पब्लिक के साथ कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, जो कि पावर एंजॉय कर रहा है सर्टेन, जो कि हम लोगों ने ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ही उसे दी है वाया द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इन पावर्स को अब्यूज करके इंडिया के लोगों को ही, सिटीजन को ही परेशान ना करे, ये चीज की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स यूनियन गवर्नमेंट को दी होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। सिमिलरली ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है वो स्टेट कहलाएंगे अंडर आर्टिकल 12। नाउ इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज और द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल अथॉरिटीज जो हैं उन्हें भी मैंने कह दिया, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत की, आप भी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे और मेक श्योर करोगे कि वो राइट्स जो हैं वॉयलेट नहीं हो रहे। और चौथा मैंने कहा कि अदर अथॉरिटीज जो हैं वो भी स्टेट हैं। अब ये अदर अथॉरिटीज क्या है? देखो, ये अदर अथॉरिटीज एक ऐसा टॉपिक आर्टिकल 12 का जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है।
सारे केसेस आर्टिकल 12 में ये अदर अथॉरिटी के पीछे ही पड़े हुए हैं कि ये अदर अथॉरिटी मतलब है क्या। अब मेरे पास प्लेथोरा ऑफ केसेस हैं जहां पे मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ये पर्टिकुलर अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है। सीबीएसई क्या ये स्टेट है या नहीं है। ओएनजीसी क्या ये स्टेट है या नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पास मल्टीपल केसेस आए जहां पे क्वेश्चन पूछा गया ये पर्टिकुलर अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है। फाइनली मेरे पास एक केस आता है आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी का, जहां पे कोर्ट ने फुल एंड फाइनल एक बारी में एक्सप्लेन कर ही दिया कि आपका स्टेट आखिर है क्या। तो कोर्ट ने यहाँ पे 6 पॉइंटर्स दिए कि ये 6 पॉइंटर जिसके पास हैं वो स्टेट कंसिडर करा जाएगा अंडर आर्टिकल 12 और फॉर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आरडी शेट्टी केस ने किन 6 चीजों को स्टेट बोला उसे देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ऐसी कोई भी एंटिटी जिसका एंटायर शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एंटायर शेयर कैपिटल। नाउ फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे, जो कि आर्ट्स या मेरी तरह साइंस बैकग्राउंड से थे, हु माइट बी not understanding the concept of share, let me dumb it down for you. And for my students who are from commerce background, please do not come after me for explaining it in a different way than you have learned. So basically, shares are talking about ownership of a company. Correct me if I'm wrong. You are allowed to do that. You have the freedom of speech and expression. So shares are the ownership of the company, the authority of a company. I am basically dividing the company in little parts. मैंने कंपनी ली, उसके 100 टुकड़े कर दिए. Now each piece is a share of the company. तो एक पीस 1% ओनरशिप दिखा रहा है इस केस में. 100 पीसेस करें तो एक पीस आपका 1% ओनरशिप दिखा रहा है. तो जिसने एक शेयर खरीद लिया वो 1% ओनर हो गया इस कंपनी का, एंड सो ऑन. तो जब कोई भी कंपनी है उसमें कोई भी डिसीजन मुझे लेना है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले पूछूंगी कि आपका मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है. क्योंकि जो आपके मेजोरिटी शेयर होल्डर होंगे, स्पेशली इफ यू हैव अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50%, तो वहां पर आपकी ही सुनी जाएगी. अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर मैं हूं, मेजोरिटी ओनरशिप मेरे पास है, लेट्स से 75% कंपनी मेरे ओनरशिप के अंदर है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि मेरी ही सुनी जाएगी कि कंपनी कैसे रन करेगी और कैसे नहीं. तो जब एंटायर शेयर कैपिटल या एटलीस्ट द मेजोरिटी शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, तो कंपनी किसकी सुनेगी. ऑब्वियसली कंपनी मेरी गवर्नमेंट की सुनेगी. अच्छा, कंपनी अगर मेरी गवर्नमेंट की सुनेगी, गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करेगी, गवर्नमेंट जैसे कहेगा वैसे ही रन करेगी, तो क्या इस कंपनी को मुझे गवर्नमेंट जैसा ही, गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही ट्रीट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. तो ऐसी कंपनी भी आर्टिकल 12 के अंदर मेरी स्टेट कहलाती है. सेकेंड है मेजोरिटी फाइनेंशियल डिसीजन. अगर मेजोरिटी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो आपको स्टेट से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, तो नाउ अगर मैं कहूं कि मुझे कोई सर्टेन एवेन्यू परस्यू करना है, ठीक है, जैसे जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने अपने डैड से कहा कि आई रियली वांट टू स्टडी ह्यूमैनिटीज, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, आई वांट टू स्टडी दैट. एंड ही सेड इट इज योर चॉइस, आपको जो पढ़ना आप पढ़ सकते हो, अगर आपको नॉन मेड पढ़ना है आप नॉन मेड पढ़ लो, मेडिकल पढ़ना है मेडिकल पढ़ लो, कॉमर्स विद मैथ्स चाहिए कॉमर्स विद मैथ्स ले लो, इट्स योर चॉइस. But I was adamant कि you missed humanities, so I really want to go for humanities. And he said, okay, again, it's your choice. तो आप अपना खाना पीना रहना सोना उठना बैठना सब अरेंज कर लो, because I am not paying for this course, I am paying for only the courses I mentioned. तो अब जो व्यक्ति मेरी पूरी लाइफ के लिए पे कर रहे हैं, जो मेरी स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई, मेरी ट्यूशंस, मेरी बुक्स, हर चीज का, मेरे खाने पीने रहने का खर्चा दे रहे हैं, मुझे उनकी सुननी पड़ेगी. सो एट द एंड ऑफ द डे आई हैड टू गो फॉर द ऑप्शन दैट आई डिडंट वांट टू परस्यू, बिकॉज मेरा मेजोरिटी फाइनेंशियल असिस्टेंट सारा का सारा मेरे फादर कर रहे थे. तो ऐसे ही अगर कोई कंपनी है जिसका मेजोरिटी फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट से आ रहा है, जिसे मेजोरिटी पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है, लेट्स से कि उस कंपनी को रन करने के लिए एवरी ईयर 50 करोड़ रुपीज चाहिए, और उसमें से 35 करोड़ रुपीज उसे गवर्नमेंट से एलोकेट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो कंपनी चाह के भी गवर्नमेंट की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती, अदरवाइज गवर्नमेंट पैसा जो है अपनी फंडिंग वापस ले लेगा. तो इस केस के अंदर भी अगेन आपको गवर्नमेंट की ही सुननी पड़ेगी, गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, तो आप भी गवर्नमेंट ही कंसिडर किए जाओगे. Then we have the third point, which is deep and pervasive control. Now,
लेट्स से देयर इज अ कंपनी जिसके अंदर 10 डायरेक्टर हैं। अब इन 10 डायरेक्टर में से गवर्नमेंट ने कहा कि 7 डायरेक्टर्स हम लोग अपॉइंट करेंगे और 3 डायरेक्टर तुम अपने इंडिपेंडेंट कैसे भी अपॉइंट कर सकते हो। अब भाई कंपनी में क्या होगा कैसे होगा डिसीजन जो है वो मेजोरिटी डायरेक्टर्स ही लेते हैं। जो भी डायरेक्टर्स का मत होता है, जो भी उनका वोट होता है, उसमें मेजोरिटी जो भी कहते हैं हमें वही फॉलो करना है। यहाँ पे सीधा सीधा गवर्नमेंट ने 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा है। 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देयर इज द चांस कि वो डायरेक्टर्स गवर्नमेंट की ही सुनेंगे या गवर्नमेंट के ही फेवर में डिसीजंस लेंगे। तो जहां पर इतना डीप एंड परवेजिव कंट्रोल है कंपनी के अंदर, अगेन कंपनी गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रही है, जैसा गवर्नमेंट चाह रही है वैसा ही वो काम कर रही है, वही काम कर रही है जो गवर्नमेंट चाह रही है। तो उस केस में वो कंपनी भी अगेन गवर्नमेंट के हिसाब से वर्क कर रही है तो स्टेट कहलानी चाहिए अंडर आर्टिकल 12। देन वी आर सोवरेन फंक्शन। नाउ सोवरेन फंक्शन समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सोवरेन। सोवरेन में कहती हूँ किसी भी ऐसी पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी को जो कि पॉलिटिकली इंफीरियर अथॉरिटीज को बता सकती है कि आपको कैसे काम करना है, आप कैसे चीजें रन करोगे। जैसे मेरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मुझे बताती है कि आप कैसे काम करोगे, आप जो है किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आपको ये काम करना होगा, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन करा तो आपको उसे फुलफिल करना होगा। आप छत से भारी सामान फेंक रहे हो तो नीचे देख कर फेंको, अदरवाइज किसी को हार्म हुआ तो आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट मुझे बता रही है। तो गवर्नमेंट जो है मेरी पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी है एंड आई एम द पॉलिटिकली इंफीरियर अथॉरिटी। तो सोवरेन मेरा बेसिकली जो हमारी इंडिया है, कंट्री है, वो सोवरेन है एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। एक्सटर्नली इंडिया को कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कुछ भी नहीं। सिमिलरली इंटरनली भी इंडिया को कोई भी जो है स्टेट नहीं बता सकती कि आप ये लॉ ऐसे बनाओ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इंडिया इज अ सोवरेन। तो ऐसा फंक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, जो फंक्शन सिर्फ गवर्नमेंट को करना अलाउड है, अगर वो फंक्शन मैं करती हूँ तो मैं भी स्टेट कंसिडर करी जाऊंगी। जैसे रेलवे के अंदर खाना जो है वो आपका आईआरसीटीसी प्रोवाइड करता है। अब ऐसा नहीं है कि कल को मैं जाके आलू पूड़ी बना के लोगों को बोल सकती हूँ कि ये लो, ये तुम्हारा रेलवे में जो टिकट में तुमने पैसा पे करा था वो खाना है। I have to go through a rigorous round of selection before I am allowed to work under this company, this tag of IRCTC, और तब मैं खाना दे सकती हूँ। रेलवे में जो आपके टिकट के थ्रू आप खाना परचेज करते हो वो खाना सिर्फ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने किसी को टेंडर दिया भी है कि आप खाना बना के दो, तो वो कंपनी भी यहाँ पे स्टेट कहलाएगी क्योंकि फॉर द टाइम बिंग वो सोवरेन फंक्शन कर रही है। देन हमारे पास है कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जिसे मैंने एक लॉ बना के एक सेपरेट विंग बना दिया, मैंने उसे सेपरेट कर दिया। और अब सेपरेट करने के बाद में वापस कोई लॉ बना के उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वापस पार्ट बना सकती हूँ, तो वो भी मेरा स्टेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका लेट्स से कि देयर इज दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पर अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि गवर्नमेंट ने किसी भी सेक्टर में कुछ पैसा एलोकेट करा था, वो पैसा कहाँ लगा है, टैक्स पेयर का मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना जो है वो एलोकेट हो चुका है, कितना बचा है, या कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट लेकर आई थी उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, ये मुझे जानना है। तो मैंने लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ये एप्लीकेशन फाइल करी कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्हें पता था कि यहाँ पे कुछ घोटाला हुआ है, अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन बता दी किसी को भी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। दिस वुड लीड टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई वी गॉट आरटीआई एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2005, जहां पे हमने देखा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमने एक आरटीआई एक्ट के थ्रू एक विंग पूरा सेटअप करा, जहां पर हम कह रहे हैं कि अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगेन रीजनेबल लिमिट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब कोई भी इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आरटीआई लगा के बोल दूं कि अरे उस मिनिस्टर की बेटी का नंबर मुझे देना, या अच्छा ये मिनिस्टर जो है वो कितना कमाता है, कहाँ से खाना ऑर्डर करता है, चाइनीज फूड खा रहा था बहुत टेस्टी लग रहा था, किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहा है, ये सब डिटेल्स मैं नहीं निकलवा सकती। आरटीआई के थ्रू जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जिसे पब्लिक करने से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी।
और अगर मैं नहीं दे रही तो आई हैव टू हैव अ वेरी गुड रीजन कि मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको क्यों डिनाई कर रही हूँ। तो अब ये आरटीआई के थ्रू जो मैंने ये इंफॉर्मेशन का एक चैनल ओपन करा है, एक सेपरेट चैनल ओपन करा है, मैं वापस एक लॉ बना के से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वापस पार्ट बना सकती हूँ। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। एंड लास्ट वी हैव गवर्नमेंट अपॉइंटेड मोनोपोली। नाउ गवर्नमेंट अपॉइंटेड मोनोपोली क्या है? मोनोपोली पहले समझिए कि वो क्या होता है। मोनोपोली इज बेसिकली अ सिस्टम जहां पे कोई एक सर्टेन मार्केट है जिसमें एक ही प्लेयर है जो मार्केट में वर्क कर रहा है, मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेन का मार्केट है, जितने भी अलग अलग कंपनीज हैं जो कि पेन मैन्युफैक्चर करती हैं, पेन डिजाइन करती हैं, उन सभी कंपनीज का एक मार्केट है। अब यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं जो पेन बना रही हैं, उन सभी कंपनीज को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया एंड आई बिकम द सोल कंपनी जो कि पेन बना रही है। अब मैंने पेन का प्राइस बढ़ा के कर दिया 500 रुपए। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, आप क्या करोगे? पेंसिल से लिखोगे, या फिर अगर आपको पेन चाहिए ही तो उस केस में आपको 500 का ही खरीदना पड़ेगा। तो मोनोपोली जो है वो हमारे मार्केट के अंदर कंपटीशन को खत्म कर देता है। दैट इज व्हाई मोनोपोली जो है वो अलाउड नहीं है। आप मोनोपोली ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते। बट अगर ये मोनोपोली आपको गवर्नमेंट ने दी है तब, जैसे कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर देयर इज अ कंपनी एनडीपीएल, नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, जो कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर बिजली सप्लाई करती है। अब नॉर्थ दिल्ली के अंदर कहीं पर भी बिजली अगर जा रही है, एनडीपीएल से जा रही है। एनडीपीएल के अलावा मैंने किसी को भी नहीं कहा कि आप बिजली बना सकते हो या आप बिजली दे सकते हो। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएल को कहा है। तो इस बिजली बनाने के या बिजली सप्लाई करने के मार्केट में मैंने खुद से एक ही प्लेयर को एंट्री दी है। तो यहाँ पे मैंने खुद अपॉइंट करी है ये मोनोपोली का स्टेटस इस कंपनी के लिए। तो जब मैंने इस कंपनी को एक सोल जो है रन करने का हक दिया है, तो ये कंपनी भी यहाँ पर क्या कहलानी चाहिए मेरी? ये कंपनी भी मेरी स्टेट कहलानी चाहिए। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 12 क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन गेट बैक टू मी